19 मार्च 2026। पूर्वी समय के अनुसार सुबह के ठीक 7:41। ये वो सटीक समय है जब एक छोटे से कूटनीतिक संदेश ने ना पूरी दुनिया के भू राजनीतिक नक्शे को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। बिल्कुल, रातों रात। मतलब ईरान ने एक साथ 12 देशों के विदेश मंत्रालयों को एक आधिकारिक संदेश भेजा और इन देशों में बीजिंग, टोक्यो, ब्रुसेल्स, नई दिल्ली और रियाद जैसे बड़े बड़े राजधानी शहर शामिल थे। और संदेश बहुत ही सीधा था। हाँ, एकदम छोटा सा संदेश ये था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जो कि दुनिया के 20% तेल आपूर्ति का रास्ता है, वो अगले 48 घंटों में व्यावसायिक जहाजों के लिए फिर से खुल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी राहत की खबर थी। बिल्कुल। लेकिन देखिए, इस पूरी घटना का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये नहीं है कि रास्ता खुल रहा था। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अमेरिकी विदेश विभाग, पेंटागन और खुद व्हाइट हाउस को ये खबर किसी कूटनीतिक चैनल से नहीं मिली। उन्हें टीवी से पता चला। जी हाँ, उन्हें इसके बारे में CNN और अल जजीरा की ब्रेकिंग न्यूज से पता चला। मतलब सोचिए, इतनी बड़ी घटना और वॉशिंगटन को कोई खबर नहीं। और कूटनीति की दुनिया में ये कोई छोटी बात नहीं है। ये किसी भी महाशक्ति के लिए सबसे बड़ा अपमान माना जाता है जब उसे वैश्विक स्तर के इतने बड़े फैसले की सूचना समाचार चैनलों से मिले। सही कहा। मतलब ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, ये एक बहुत ही गहराई से सोची गई चाल थी जिसने एक ही झटके में अमेरिका को उस पूरे समीकरण से बाहर कर दिया जिसे उसने खुद तैयार किया था। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारा यही मिशन है। जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए हम आज ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे ईरान ने इतनी बड़ी बाजी पलट दी। बिल्कुल। कैसे उसने दुनिया भर के लिए तेल की आपूर्ति बाहर कर दी, लेकिन अमेरिका के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। हमारे सामने जो भी डेटा और स्रोत है वे साफ बताते हैं कि यह कोई साधारण शांति समझौता नहीं है, ना ही ये कोई युद्ध विराम है। हाँ, ये असल में ट्रंप प्रशासन की अधिकतम दबाव, या जिसे मैक्सिमम प्रेशर वाली रणनीति कहते हैं, उसका पूरी तरह से ढह जाना है, उसका स्ट्रक्चरल कोलैप्स है। तो आज हम विशुद्ध रूप से भू राजनैतिक और आर्थिक नजरिए से इस घटना को समझेंगे। देखिए, इस घटना की गंभीरता को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। वॉशिंगटन ने ये मान लिया था कि अगर हॉर्मुज का रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। ऊर्जा संकट पैदा होगा। बिल्कुल। पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और चीन से लेकर यूरोप तक हर कोई इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराएगा। अमेरिका की रणनीति यही थी कि इस वैश्विक तबाही के डर से पूरी दुनिया मजबूर होकर उनके पीछे, मतलब उनके सैन्य अभियान के पीछे खड़ी हो जाएगी। लेकिन वैसा हुआ नहीं हुआ। ईरान ने जो किया वो 21वीं सदी का सबसे सटीक और अचूक काउंटर स्ट्राइक है। इस पूरी स्थिति को देखकर मेरे दिमाग में एक तस्वीर उभर रही है। अगर हम इसे एक अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग की तरह सोचें, एक हाईवे की तरह। हाँ, एक हाईवे। सालों से इस राजमार्ग पर सबका आना जाना लगा हुआ था। अचानक उस राजमार्ग पर एक नया टोल बूथ बन जाता है। अब दुनिया के हर देश के पास उस टोल बूथ से गुजरने का पास या टोकन मौजूद है। दिलचस्प है। मतलब यूरोप की गाड़ियां जा रही हैं, चीन के ट्रक जा रहे हैं, भारत और जापान के वाहन भी आराम से निकल रहे हैं। सिर्फ एक देश की गाड़ी को वहां रोक दिया गया है और वो है अमेरिका। बाकी पूरी दुनिया के लिए रास्ता एकदम साफ है। ये एनालॉजी इस स्थिति पर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि ईरान ने जो कूटनीतिक पत्र भेजा ना, उसमें एक बहुत ही विशिष्ट कानूनी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और वो शब्द क्या था? वो शब्द था गैर आक्रामक देश या नॉन अग्रेसर। ईरान ने साफ कहा कि वो सिर्फ गैर आक्रामक देशों के जहाजों को ही सुरक्षा देगा। अच्छा। अब इस शब्द की परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है। ईरान के दस्तावेज के अनुसार गैर आक्रामक देश वह है जिसने ईरान के संप्रभु क्षेत्र पर न तो कोई सैन्य हमला किया है और न ही ऐसे किसी हमले के लिए अपनी जमीन, हथियार या कोई अन्य सैन्य समर्थन दिया है। एक सेकंड रुकिए, ये तो बहुत ही चतुराई से बुना गया जाल है। बिल्कुल है। मतलब इस एक परिभाषा ने बिना नाम लिए ही अमेरिका और इजराइल को पूरी तरह से खेल से बाहर कर दिया। क्योंकि अगर हम हालिया सैन्य कार्रवाइयों को देखें तो वो तो इस मानदंड पर किसी भी तरह से खरे नहीं उतरते। यही तो इस योजना की असली ताकत है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि इस परिभाषा के तहत चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ के देश और लगभग पूरा मिडिल ईस्ट सुरक्षित है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईरान ने कहा कि वो खुद इन गैर आक्रामक देशों के व्यापारिक जहाजों को एस्कॉर्ट करेगा, मतलब अपनी सुरक्षा में ले जाएगा। अरे वाह, जो ईरानी नौसेना कल तक रास्ता रोके खड़ी थी, वही अब दुनिया के जहाजों को सुरक्षा देने की गारंटी दे रही है। जी,
और उन्होंने चीन और यूरोपीय संघ जैसे देशों को बाकायदा प्राथमिकता वाले भागीदार का दर्जा दे दिया। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। क्या? अगर हम थोड़ा व्यवहारिक रूप से सोचें, दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना तो अमेरिका के पास है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अगर अमेरिकी नौसेना ये तय कर ले कि वो ईरान के इस टोल बूथ वाले नियम को नहीं मानेगी और वो अपने व्यापारिक जहाज़ों को जबरन एस्कॉर्ट करके हॉर्मुज से ले जाने की कोशिश करे, तो क्या होगा? क्या ईरान ने इस बारे में कोई तैयारी नहीं की होगी? उन्होंने इसकी पूरी तैयारी की है और इसे अपने दस्तावेज में शामिल भी किया है। कैसे? ईरान ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अमेरिकी नौसेना द्वारा अपने जहाज़ों को जबरन एस्कॉर्ट करने का कोई भी प्रयास शत्रुतापूर्ण सैन्य कार्यवाही माना जाएगा। मतलब सीधा युद्ध का ऐलान? बिल्कुल। अब इसका कूटनीतिक मतलब समझिए। नाकाबंदी अब आधिकारिक रूप से खत्म हो चुकी है। अब वहां कोई अवरोध नहीं है। ऐसे में अगर अमेरिका जबरदस्ती करता है तो वो एक खुले हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग पर हमला करने वाला आक्रामक देश कहलाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के नजरिए से अमेरिका खुद को गलत साबित कर लेगा। ये तो वाकई शतरंज की एक बेहतरीन चाल है। मतलब आप सामने वाले को उसी के खेल में फंसा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। ईरान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से गंभीर प्रतिबंधों की मार झेल रही है। उनकी घरेलू स्थिति भी काफी तनावपूर्ण है। हाँ, पैसे की कमी तो है वहां। तो क्या ईरान जैसा देश, जो खुद इतने भारी आर्थिक और कूटनीतिक दबाव में है, बिना किसी बाहरी महाशक्ति के समर्थन के इतना बड़ा और जोखिम भरा दांव खेल सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि वे अकेले ये सब कर रहे हैं। आपका ये संदेह बिल्कुल सही है और हमारे स्रोत इस बात की पुष्टि भी करते हैं कि ईरान के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी थी। कौन सी ताकत? चीन। जी हाँ, चीन। पर्दे के पीछे की कहानी बहुत ही हैरान करने वाली है। जब सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या हुई और पूरे इलाके में तनाव एकदम चरम पर था ना। हाँ, तब तो लग रहा था कि बस अब युद्ध शुरू ही होने वाला है। बिल्कुल। उसी वक्त मतलब कुछ ही घंटों के भीतर चीन का एक विशेष दूत चुपचाप तेहरान पहुंच गया था। अरे बाप रे! पूरी दुनिया को लग रहा था कि मिसाइलें चलने वाली हैं, लेकिन तेहरान के बंद कमरों में 9 दिनों तक लगातार कूटनीतिक बातचीत चल रही थी। 9 दिन? मतलब जब वॉशिंगटन में सैन्य विकल्पों पर चर्चा हो रही थी, बीजिंग इस पूरे संकट का समाधान अपने पक्ष में मोड़ने की वास्तुकला तैयार कर रहा था। एकदम सही। तो इस बातचीत में चीन ने ईरान को ऐसा क्या ऑफर किया जिसे ठुकराना उनके लिए नामुमकिन हो गया? क्योंकि ईरान बिना किसी बड़ी गारंटी के इतना बड़ा कदम तो नहीं उठाता। चीन ने ईरान के सामने जो प्रस्ताव रखा वो किसी भी डूबती हुई अर्थव्यवस्था के लिए एक तरह से जीवनदान जैसा था। अधिक कीमत पर ईरानी कच्चा तेल खरीदेगा। प्रीमियम कीमत पर? हाँ, प्रीमियम पर। और सबसे बड़ा दाव ये था कि जो $400 बिलियन का निवेश समझौता दोनों देशों के बीच हुआ था, वो 25 साल वाला समझौता। जी, जिसमें बंदरगाह, बुनियादी ढांचा और 5G तकनीक का विकास शामिल है, चीन उसमें तत्काल प्रभाव से तेजी लाएगा। ये तो ईरान के लिए दोनों हाथों में लड्डू होने वाली बात हो गई। उन्हें अपना पैसा और निवेश वापस मिल रहा है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि चीन का इसमें क्या फायदा है? वो $400 बिलियन का इतना बड़ा जोखिम क्यों ले रहा है? देखिए, चीन का फायदा सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि पूरी तरह से रणनीतिक है। कैसे? जब हॉर्मुज़ बंद था, तब वैश्विक तेल बाजार में हाहाकार मचा हुआ था और चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है। उसे किसी भी कीमत पर अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। तो उन्होंने अपनी सप्लाई लाइन सुरक्षित कर ली। बिल्कुल। इस डील से चीन ने अपने लिए सस्ते तेल की एक स्थायी और सुरक्षित लाइन खोल ली और कूटनीतिक रूप से चीन ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि जो संकट अमेरिका की नीतियों ने पैदा किया था, उसका समाधान बीजिंग ने निकाला है। एकदम सही। आज की तारीख में चीन मध्य पूर्व में एक अपरिहार्य मध्यस्थ, मतलब एक अनिवार्य शांति दूत बनकर उभरा है, जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। कागजों पर यह सब एक मास्टर क्लास की तरह लगता है, लेकिन भू राजनीति में असली फैसला तो बाजार और पैसा करते हैं। बिल्कुल। कूटनीतिक बयानबाजी एक तरफ, लेकिन क्या असली दुनिया में, मतलब जो वित्तीय संस्थाएं हैं, क्या उन्होंने इस नई व्यवस्था पर भरोसा किया? चलिए उन सबूतों की बात करते हैं जो हमें बताते हैं कि बाजार ने इस फैसले को कैसे लिया। रसीदें देखते हैं। बाजार की प्रतिक्रिया ही ये तय करती है कि कौन सी नीति सफल हुई और कौन सी विफल, और इस मामले में बाजार के संकेत बहुत स्पष्ट हैं। अगर हम ऊर्जा के गणित पर नजर डालें तो हमारे स्रोत बताते हैं कि नाकाबंदी के दौरान वैश्विक तेल की कीमतें $140 प्रति बैरल के पार चली गई थीं, जो कि बहुत ज्यादा है। और चीन को इस बढ़ी हुई कीमत की वजह से हर दिन करीब $350 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ रहा था।
हर दिन। और ईरान की सिर्फ एक घोषणा ने इस नुकसान को रातों रात खत्म कर दिया। चीनी और यूरोपीय कंपनियों के लिए तेल की आपूर्ति बहाल हो गई। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू देखें। अमरीकी ऊर्जा कंपनियां, वहां का विनिर्माण क्षेत्र, उनकी एयरलाइंस, वो तो अभी भी फंसे हुए हैं। बिल्कुल, ये सब अभी भी $140 प्रति बैरल के झटके को झेल रहे हैं। इसका सीधा असर अमेरिका की महंगाई दर और सप्लाई चेन पर पड़ेगा। जाहिर सी बात है। जब चीन और यूरोप को सस्ता तेल मिलेगा तो उनके उत्पाद वैश्विक बाजार में सस्ते होंगे, जबकि अमेरिकी उत्पाद महंगे हो जाएंगे। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा प्रतिस्पर्धी नुकसान है। इसके बाद जो दूसरी जानकारी सामने आई वो मेरे लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी। ये मामला समुद्री बीमा का है। ओहो, ये तो सबसे अहम हिस्सा है। हम सब जानते हैं कि कोई भी विशालकाय व्यापारिक जहाज बिना बीमा के बंदरगाह से बाहर नहीं निकलता, युद्ध क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं। तो सवाल ये था कि बीमा कंपनियों ने ईरान की इस घोषणा पर कैसे प्रतिक्रिया दी। ये इस पूरे एपिसोड का सबसे तकनीकी और दिलचस्प हिस्सा है। देखिए, बीमा के बिना कोई भी बंदरगाह जहाज को रुकने की अनुमति नहीं देता और कोई भी चालक दल अपनी जान जोखिम में डालकर जहाज पर काम नहीं करता। सही बात है। ईरान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता था, इसलिए उसने अपने दस्तावेज में एक 72 घंटे का नेविगेशनल सेफ्टी सर्टिफिकेशन देने की बात कही। इसका मतलब क्या है? मतलब ये काम कैसे करता है? उनके जल क्षेत्र में इन जहाजों को कोई खतरा नहीं होगा। अच्छा। और ये गारंटी किसी और के लिए नहीं, बल्कि लॉयड्स ऑफ लंदन और दुनिया के अन्य प्रमुख अंडरराइटर्स के लिए तैयार की गई थी। बीमा कंपनियों के लिए? हाँ, बीमा कंपनियों को बस इसी कानूनी सुरक्षा की जरूरत थी। जैसे ही ईरान का संदेश आया, सिर्फ 90 मिनट के भीतर, सिर्फ 90 मिनट? जी हाँ, सिर्फ 90 मिनट के भीतर लंदन, हैम्बर्ग, टोक्यो और सिंगापुर के बीमा बाजारों में हलचल मच गई। उन्होंने चीनी, जापानी और यूरोपीय जहाजों के लिए बीमा प्रक्रिया तुरंत बहाल कर दी। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब भौतिक रूप से जहाजों का रास्ता 48 घंटे बाद खुलने वाला था, लेकिन वित्तीय बाजार में रास्ता उसी सुबह खुल गया। बिल्कुल। और अमेरिकी जहाजों का क्या हुआ? उन्हें बीमा मिला? नहीं, अमेरिकी जहाज अभी भी बीमा के दायरे से बाहर हैं। उन्हें युद्ध क्षेत्र का जोखिम माना जा रहा है। कोई भी अंडरराइटर उन पर दाव लगाने को तैयार नहीं है। वे अनइंश्योरेबल हैं। इसी से जुड़ा है बाजार का वो तुरंत फैसला जिसने सबको हैरान कर दिया। घोषणा होने के मात्र 22 मिनट के भीतर ब्रेंट क्रूड ऑयल में एक ही दिन में $18.40 की भारी गिरावट दर्ज की गई। 2020 के बाद से ये सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट थी। और ये गिरावट इसी बात का सबूत है कि दुनिया भर की पूंजी ने ईरान और चीन की इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है। यूरोप में शेल, बीपी और टोटल जैसी ऊर्जा कंपनियों के शेयरों में भारी उछाल आया। हांगकांग में चीनी कंपनियों के शेयर ऊपर भागने लगे। और डॉलर का क्या हाल रहा? सबसे बड़ा संकेत वही था। अमेरिकी डॉलर प्रमुख वैश्विक मुद्राओं जैसे यूरो, युआन और येन के मुकाबले काफी कमजोर हो गया। बाजार राजनेताओं के बयानों का इंतजार नहीं करता। उसने अपना फैसला सुना दिया था कि इस भू राजनीतिक टकराव में अमेरिका हार चुका है। और ये हार ना कूटनीतिक मोर्चे पर भी उतनी ही स्पष्ट थी। मतलब जब वॉशिंगटन ने अधिकतम दबाव की नीति शुरू की थी तो उनका मानना था कि उनके नेटो सहयोगी और एशिया के प्रमुख भागीदार उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं। जब ईरान की घोषणा आई तो किसी भी सहयोगी देश ने इसे भेदभावपूर्ण या भड़काऊ नहीं कहा। इसके विपरीत फ्रांस ने खुलकर इस कदम का स्वागत किया। जर्मनी ने इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी राहत बताया। और जापान जो ऊर्जा के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है, उसने तो इसकी बहुत ही सकारात्मक समीक्षा की। हमारे स्रोत बताते हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की। उन्होंने अपने फ्रांसीसी, जर्मन, जापानी और दक्षिण कोरियाई समकक्षों को फोन मिलाया। लेकिन जो हुआ वो किसी भी अमेरिकी विदेश मंत्री के लिए एक दुस्वप्न जैसा था। बहुत ही शर्मनाक स्थिति थी। उनके फोन कॉल्स का जवाब सीधे विदेश मंत्रियों ने नहीं दिया। कुछ कॉल्स वॉइसमेल में चले गए और कुछ का जवाब उप मंत्रियों ने दिया। तो ये कोई व्यस्तता नहीं होती। तो क्या होता है? ये एक बहुत ही स्पष्ट और कड़ा संदेश होता है। इसका सीधा मतलब है कि सहयोगी देश अमेरिका से किनारा कर रहे थे। वो इस विवाद में अमेरिका के साथ नहीं दिखना चाहते थे। तो जब पूरी दुनिया, वित्तीय बाजार, बीमा कंपनियां और यहाँ तक कि अमेरिका के अपने सहयोगी इस नई वास्तविकता को अपना रहे थे, तब व्हाइट हाउस के अंदर क्या चल रहा था? सिचुएशन रूम का माहौल कैसा था? वहां स्थिति पूरी तरह से अराजक थी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। लेकिन सबसे दिलचस्प और अजीब स्थिति ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट की थी। अच्छा।
उनके साथ क्या हुआ? वे पेरिस में थे, जहां वे चीनी उप प्रधानमंत्री के साथ एक अहम व्यापार वार्ता करके अभी-अभी लौटे थे। जब उन्हें व्हाइट हाउस की कॉल आई, तब उन्हें एहसास हुआ कि वो एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हुए हैं। किस तरह का धोखा? मतलब चीन ने क्या किया? चीन पेरिस में उनके साथ टेबल पर बैठकर व्यापार और टैरिफ पर मोलभाव कर रहा था, जबकि बीजिंग को पहले से पता था कि ईरान अगले कुछ घंटों में क्या करने वाला है। ओहो। चीन ने ये जानकारी जानबूझकर छिपाई ताकि वो वॉशिंगटन को अंधेरे में रख सके और इस पूरी स्थिति का अधिकतम लाभ उठा सके। ये एक क्लासिक कूटनीतिक जाल था। ये सब सुनने के बाद ना एक स्वाभाविक सवाल उठता है, हम्म अब अमेरिका के पास क्या विकल्प बचे हैं? हम्म ट्रम्प प्रशासन के लिए आगे का रास्ता क्या है? क्या वे बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? देखिए, उनके सलाहकारों ने साफ कर दिया है कि मेज पर कोई भी अच्छा विकल्प नहीं है। उनके पास मुख्य रूप से 3 संभावित रास्ते हैं, लेकिन तीनों ही नुकसानदेह हैं। पहला रास्ता क्या है? पहला रास्ता ये है कि अमेरिका चुपचाप इस नई वास्तविकता को स्वीकार कर ले, मतलब जिसे द फोर्स्ड एक्सेप्टेंस कह सकते हैं। लेकिन वो इसे मानेंगे कैसे? वे सार्वजनिक रूप से ये झूठा दावा कर सकते हैं कि अमेरिका के सैन्य दबाव की वजह से ही ईरान डर गया और उसने जलडमरू मध्य खोल दिया। वे इसे अपनी जीत बताने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई तो सबको पता होगी। बिल्कुल, सच्चाई ये होगी कि अमेरिकी जहाज अभी भी बाहर खड़े होंगे और दुनिया भर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि अमेरिका वैश्विक व्यापार का इकलौता बॉस नहीं रहा। लेकिन अगर हम ट्रम्प के राजनीतिक स्वभाव को देखें तो ये बहुत मुश्किल लगता है कि वे इतनी आसानी से हार मान लेंगे और एक झूठी जीत का दिखावा करेंगे। वे आमतौर पर आक्रामक रवैया अपनाते हैं। तो दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प बेहद खतरनाक है। इसे हम एस्केलेशन ट्रैप कह सकते हैं। मान लीजिए ट्रम्प हार स्वीकार करने से मना कर देते हैं और अमेरिकी नौसेना को आदेश देते हैं कि वे अमेरिकी जहाज़ों को जबरन सुरक्षा प्रदान करते हुए ले जाएं। तो ईरान अपनी चेतावनी के अनुसार इसे सैन्य हमला मानेगा। बिल्कुल, ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा और जैसे ही पहला वार होगा, जो तेल की कीमतें अभी नीचे आई हैं, वे तुरंत फिर से $140 के पार चली जाएंगी। बाप रे। अब जरा सोचिए, यूरोप और एशिया जो अभी-अभी इस संकट से बाहर आए थे, वे इस नए संकट के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? जाहिर है वो अमेरिका को दोष देंगे। बिल्कुल, वे ईरान को नहीं, अमेरिका को दोष देंगे। नाटो गठबंधन बुरी तरह से टूट सकता है, क्योंकि कोई भी यूरोपीय देश अपनी ऊर्जा आपूर्ति को तबाह करने वाले अमेरिकी कदम का समर्थन नहीं करेगा। अमेरिका सैन्य स्तर पर कुछ नुकसान तो पहुंचा सकता है, लेकिन कूटनीतिक रूप से वो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा। ये तो सच में आग से खेलने जैसा है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें अमेरिका खुद को फंसा हुआ पाएगा। तो आखिरी और तीसरा रास्ता क्या बचता है? तीसरा रास्ता अमेरिका के अहंकार के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। इसे बीजिंग पिवट कह सकते हैं। वॉशिंगटन को ये मानना पड़ेगा कि इस समस्या की चाबी अब बीजिंग के पास है। मतलब उन्हें चीन के पास जाना होगा। हाँ अमेरिका को मजबूर होकर चीन के साथ एक आपातकालीन वार्ता बुलानी पड़ेगी। हाँ ट्रम्प शी शिखर सम्मेलन बुलाना होगा। उन्हें चीन से मध्यस्थता की गुजारिश करनी होगी कि वो ईरान को अमेरिकी जहाजों को भी रास्ता देने के लिए मनाए। लेकिन चीन ये काम मुफ्त में तो नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं। चीन इसके बदले में अमेरिका से व्यापार, टैरिफ और उन्नत तकनीक के क्षेत्र में भारी छूट मांगेगा। चीन अमेरिका को उसी की बनाई हुई उलझन से बाहर निकालने के लिए एक बहुत बड़ी रणनीति कीमत वसूलेगा। तो अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को समेटें, तो जो अधिकतम दबाव या मैक्सिमम प्रेशर की नीति ईरान को घुटनों पर लाने के लिए बनाई गई थी, उसने उल्टा अमेरिका के उस पूरे वैश्विक गठबंधन को ही छिन्न भिन्न कर दिया, जो उसकी असली ताकत था। इसे सिर्फ एक नीतिगत विफलता कहना गलत होगा। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक उलटफेर है। ईरान ने अपनी भौगोलिक स्थिति और चीन की आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके अमेरिका के ही हथियार को उसके खिलाफ मोड़ दिया। ये इस बात का क्लासिक उदाहरण है कि जब आप किसी को दीवार की तरफ धकेलते हैं, तो वो किस तरह पलटवार कर सकता है। ये पूरी चर्चा एक बात तो स्पष्ट करती है कि वैश्विक राजनीति में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। लेकिन आज के इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसे पहलू पर विचार करना चाहता हूं जिस पर शायद अभी बहुत कम लोगों का ध्यान जा रहा है। वो क्या है? हम सभी हॉर्मुज, जलदमरू मध्य, बीमा बाजार और चीन ईरान की दोस्ती की बात कर रहे हैं। लेकिन इस भूचाल का असली केंद्र शायद वॉशिंगटन के भीतर अमेरिका की घरेलू राजनीति में हो सकता है। आपका मतलब है कि इसका असर अमेरिकी संसद पर पड़ेगा? जरा सोचिए, जब ये खबर अमेरिका के आम नागरिकों तक पहुंचेगी कि उनकी वजह से महंगाई बढ़ रही है जबकि पूरी दुनिया मजे कर रही है, तो क्या होगा?
आक्रोश तो फैलेगा। बिल्कुल। क्या होगा अगर अगले 72 घंटों में कोई बहुत प्रभावशाली रिपब्लिकन सेनेटर ही सामने आ जाए और सार्वजनिक रूप से अपनी ही पार्टी के राष्ट्रपति की इस पूरी ईरान नीति की पूर्ण संसदीय समीक्षा की मांग कर दे, कांग्रेशनल रिव्यू मांग ले? अगर ऐसा होता है तो ये अमेरिका के लिए एक राजनीतिक भूकंप होगा, है ना? हाँ, इसका मतलब होगा कि वॉशिंगटन के भीतर ही गठबंधन टूट रहा है। जब आपकी अपनी ही पार्टी आपकी विदेश नीति पर सवाल उठाने लगे तो ये इस बात का संकेत है कि ये सिर्फ एक विदेश नीति की हार नहीं है, ये एक घरेलू राजनीतिक संकट की शुरुआत है। और यही वो बिंदु है जो इस पूरी घटना को सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। दुनिया के लिए वो नया टोल बूथ खुल गया है, व्यापार हो रहा है, तेल अपनी मंजिल तक पहुंच रहा है। लेकिन अमेरिका बाहर है। जो महाशक्ति कल तक दुनिया के नियम तय करती थी, वो आज उस टोल बूथ के बाहर खड़ी है। वो सिर्फ बाहर से देख रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने इस खबर को पहली बार टीवी स्क्रीन पर देखा था। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी स्थिति पर हमारी नजर बनी रहेगी। मिलेंगे अगले विश्लेषण में।